हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 30 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड है। सबसे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करते हैं, टुडे इज़ द 7th डे। एग्जीक्यूटिव से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने टॉपिक बता दिया अर्ली मॉर्निंग, एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टुडे इज़ द 7th डे। 7-8 क्वेश्चन होंगे, आप साथ साथ ही करना। एक चीज़ और कहूँगा कि मैं जो है ना क्वेश्चंस को अब रीड करूँगा, सो दैट आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो और आप भी साथ साथ अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। सबसे पहले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से हम देखते हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं और इनमें से चूज़ करना है कितने करेक्ट हैं, कितने सही हैं। ठीक है। सो पहला है कि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का है, अगर वो डिक्लेयर हो जाता है वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इनवैलिड। सो द थिंग इज, एक इंसान जो प्रेसिडेंट है वो उनकी मतलब कि वो जो इलेक्ट हुए हैं वो वॉइड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। तो उन्होंने जो डिसीजंस पहले लिए थे, तो क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। ठीक है। देन वी हैव द सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to be taken place। बेसिक है, कह रहा है कि अगर कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है ना, वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, असेंबली डिसॉल्व है, तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में करंट अफेयर्स का नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत होती है, वो मैं दिखाऊंगा। देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes the time limits within which she has to declare his assent। सिंपल है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि टाइम लिमिट बाउंड होते हैं प्रेसिडेंट, कि आपको अगर कोई बिल आपके पास जाता है, जब दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास कर देती है, तो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर जो है वो बिल पास करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। ये तीसरा स्टेटमेंट। अब आप डिसाइड करो कितने सही है कितने गलत है। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द President of India, consider the following statements. The value of vote of each MLA varies from state to state। पहला statement। ठीक है। Then the second statement is the value of vote of MPs of the Lok Sabha is more than। ठीक है। लोकसभा के जो MPs हैं उनके वोट जो है वो ज़्यादा होते हैं राज्यसभा के MPs के कंपैरिजन में। ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। आप कितना करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। मतलब कि बस लोकसभा के पास ये पावर है। ये 3 जो दिया हुआ है आपको डिसाइड करना है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको डिसाइड करना है और कैसे ऑप्शन सेट हुए हैं इस पे भी ध्यान रखिएगा। देन वी हैव द फोर्थ स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 of the constitution is respect of a particular state, then in case article 356 that is the president rule। ठीक है, उस समय जो मतलब पावर यूज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या स्थिति बनती है, उस पर यह क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है। पहला है, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। ओके, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। चलिए ये भी देखते हैं, सही है गलत है आप डिसाइड करो। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। ओके, द फोर्थ स्टेटमेंट इज द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द दैट स्टेट। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट्स आपको डिसाइड करने हैं कि कौन सा इसमें से एक करेक्ट है। देन वी हैव द फिफ्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो के पास जो पार्डनिंग पावर है, क्षमा जो करते हैं, वो जो पावर है आर्टिकल 72 के अंदर, उसी पे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, आपको डिसाइड करने कौन से करेक्ट है कौन से नहीं है। ठीक है, करेक्ट हमें देखना है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। जो ये पार्डनिंग पावर यूज करते हैं ना, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो ये पार्डनिंग पावर है। सेकेंड स्टेटमेंट इज, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब COM के एडवाइस के बिना
प्रेसिडेंट जो है वो मतलब कि ये पावर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो उनको आर्टिकल 72 में मिला है। आप डिसाइड कीजिए। और दो इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, इससे भी क्लैरिटी मिलेगी आपको, वैल्यू एडिशन आपका हो जाएगा। देन द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंक्स फिट, ठीक है, मतलब कि वो पार्लियामेंट का सेशन समन कर सकते हैं जहां उनकी इच्छा हो, मतलब उनको लगता है ये फिट है प्लेस, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है। एंड देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, ठीक है। 3 स्टेटमेंट से आपको डिसाइड करना, ऑप्शंस भी देखना है। ऑप्शंस ऐसे हैं कि 3 के तीनों तो सही नहीं है, मैक्सिमम 2 सही हो सकते हैं। अब इसमें डिसाइड करना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस तरह से एलिमिनेट करोगे तो सीधा ऑप्शंस पे पहुंच जाओगे, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। वी हैव द 7th क्वेश्चन, with reference to the parliament parliament of India, consider the following statement: a private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected by only nominated who is not elected by but not only nominate oh sorry who is not elected but only nominated by the president of India, ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट बेसिक है, समझ आ गया होगा। अब देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने प्राइवेट मेंबर बिल वाला क्वेश्चन क्यों डाला है। सिंपल है, हम प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, और आगे जब बिल हम कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो हमने कर लिया ना उसको एलिमिनेट कर देंगे, या होगा तो इसको भी मैं इंक्लूड कर लूंगा कि बार बार आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज recently a private members bill has been passed in the parliament of India for first time in its history. Okay, so which of the following statements are correct? अब आपको देखना है, डिसाइड करना है। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द, ओके सॉरी ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो 7 ही क्वेश्चन है, थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। 7th डे है ना आज, तो इसको आप मत कीजिए अटेम्प्ट, ऑलरेडी मैंने डाल दिया, ये गलती से दूसरी बार आ गया। तो 7 क्वेश्चन 7 आउट ऑफ 7 आपको करने हैं, और आपको ये कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना है, ठीक है। डे 7 लिखकर, थाला फॉर ए रीजन लिखकर, देन 1 to 7 आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। आंसर इसका डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका क्या है। फाइन, सो लेट अस सी। पहले, इफ द इलेक्शन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय द हिम और, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है ना उसको हम वाइड नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड। अब मैंने इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस की बात की, दोनों स्टेटमेंट में हम देखेंगे। आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर एक के पास लेजिस्लेटिव खुद की असेंबली रही है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था, आपको याद होगा। फिर भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में हुआ, ठीक है। कैसे हो गया सोचो, मतलब कनेक्ट करो। अगर नहीं पता है ना, नॉलेज नहीं है, बुक से पढ़ा है, भूल गए हो या नहीं पढ़ा है, तो एक बार बस सोचा करो, क्योंकि न्यूज़ पढ़ते हो ना उससे समझ आता है, उससे आंसर डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तब डिसॉल्व जो किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली जो है, तब तो उस बेसिस पे इलेक्शन होना नहीं चाहिए, पोस्टपोन कर दिया जाता, ऐसा तो नहीं हुआ। एंड बहुत स्मार्टली कैन भी लगाया है कि अच्छा कर सकते हैं ऐसा। यूजुअली लोग क्या सोचेंगे, चलो हाँ कर सकते हैं, नहीं सोचो बस जम्मू कश्मीर को लेकर एग्जाम्पल। देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू, टाइम लिमिट कभी आया है इस पे? तो इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, इतने सारे, अभी रिसेंटली गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर था ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था ना। एंड देन फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मतलब कि एक तरह से एडवाइस मांगा कि किस बेसिस पे आपने इस डिसीजन को दिया, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर में मतलब कि पास होनी चाहिए, जो स्टेट भेजती है, मतलब गवर्नर भेजते हैं बिल को, यही आया था ना। सो ये भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है।
अब आपको डिसाइड करना है कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नन होगा, सारे गलत हैं। लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कैसे वोटिंग होती है, इलेक्टोरल कॉलेज आपको पता है कैसे होती है, आपको पता होगा कि सारे एमएलए के जो वोट हैं वो अलग अलग हर स्टेट के होते हैं। कैसे डिसाइड होता है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक फैक्टर। दूसरा मतलब कि नंबर ऑफ एमएलए उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिर 1000 से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग है, हर स्टेट में जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वो डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सब स्टेट में डिफरेंट ही होगा। तो ये तो एक वोट जो एमएलए का है, इलेक्टेड एमएलए का, वो तो कभी सेम हो नहीं सकता, ओके। एंड इन्हीं सब का सम जो है ना, वो उसको डिवाइड करके हर एमपी जो है ना, राज्यसभा लोकसभा को सबको सम करके उनका हर एक का वोट सेम होता है, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, इनका इनके सम का वोट और जो एमएलए से टोटल सम जो आया है पूरे स्टेट को अगर मिला दिया जाए तो उसी से तय होता है, मतलब वहीं से डिराइव होता है हर एमपी और मतलब राज्यसभा या लोकसभा का, आपको बेसिक पता होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो सही है एंड सेकेंड वन इज रॉन्ग। दोनों बराबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के वोट, सर। सो द करेक्ट एक ही है। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज किस में एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के पास है? देखो, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट जो है ना, आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा रिजिड है इंडिया में, मतलब इतना इजी नहीं है उनको इम्पीच कर पाना, तो वहाँ पे 2/3 दोनों हाउसेस में चाहिए, तो ये तो गलत है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में दोनों हाउसेस से चाहिए, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, और डिपेंड करता है कैसे नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल है, या प्रेसिडेंट वाला, प्रेसिडेंट रूल वाला, ठीक है। तो ये भी गलत है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों हाउसेस की परमिशन चाहिए। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, तो बस 2 होगा, ठीक है। देन वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर एज अ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 3। हाँ, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। ये कभी हो नहीं सकता। आई मीन डिजॉल्व मतलब हो सकता है, लेट मी थिंक अबाउट इट। ऑटोमेटिकली डिजॉल्व तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा डीप ऑब्जर्वेशन रहा है कि जिन स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर में ही असेंबली क्या डिसॉल्व हो गई थी, प्रेसिडेंट रूल जो है, अभी भी एमएलएज है ना, ठीक है। या मुझे याद है मैं जिस स्टेट से आया हूँ वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगा है, और प्रेसिडेंट रूल लगता है ना तो क्या कहते हैं, 2-3 रीजन्स की वजह। एक तो एक रीजन और भी होता है प्रेसिडेंट रूल लगने का। एक तो जैसे मणिपुर के केस में तो स्टेट मशीनरी एक तरह से फेल हो गई है, तो गवर्नर ने रिपोर्ट भेजा वहाँ पे, मतलब कि इशू ये नहीं था, मेजर इशू की कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना सरकार नहीं बना पड़ी। मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना इतनी मेजोरिटी नहीं थी, तो उस बेसिस पे भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, और उसके बाद फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। तो जिस स्टेट में मैं रहता था, आई मीन हूँ मैं जिस स्टेट से बेसिकली, वहाँ पे ऐसा ही हुआ था कि कोलिशन के पास उतने नंबर्स नहीं थे, तो इस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा। असेंबली थी, मे बी शायद नंबर्स हो जाते तो फिर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता, लेकिन वो लगा रहा क्योंकि नंबर हुए नहीं एंड फिर फ्रेश इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। तो ये तो गलत है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगा नहीं। द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये सही है, यही सही है। आर्टिकल 19 क्यों प्रेसिडेंट रूल में सस्पेंड होगा, ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट, ओके। सो यही 2 स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन होता होगा, अगर आपको पता होगा। द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटर, आपको पता है ना लेजिस्लेचर का पावर पार्लियामेंट के पास चला जाता है, तो हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। फिर है, अरे यार ये क्यों मैंने मिटा दिया, मारू राम केस है, इपीरू आई थिंक मधुकर, ये केस है। 2 केसेस है, सिंपल है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस, इसमें से कौन सा पार्डनिंग पावर जो है ना प्रेसिडेंट का है? द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस, इपीरू केस जो था, इपीरू मतलब मधुकर वर्सेस आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, उस जजमेंट में यह आया था कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है पार्डनिंग पावर। एंड जो सीओएम का है ना, मतलब कि
रोल है वो ऐसे है कि वो उसके बेसिस पे ही डिसीजन ली जाएगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मरू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये आया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी बहुत अहम रोल है। तो विदाउट है, ये स्टेटमेंट गलत है, एंड और ये फर्स्ट सही है। सो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट कैन बी समन ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल आर्टिकल 85 में ये लिखा हुआ है। अब इसमें से करेक्ट देखना है कितने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 6 मंथ्स के बीच में, मतलब विद इन 6 मंथ्स आपको 2 सेशंस कराने हैं। ठीक है, तो आप 3, 4, 5 जितना मन है करा सकते हो। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द, थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा है, मतलब ट्रिकी इस सेंस में कि 3 सेशंस के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम देखते हैं अब ऑप्शंस कैसे सेट किया गया है। एंड देयर इज नो नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। ये तो सही है, ये तो क्लियरली सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ, क्योंकि 2 मैक्सिमम सही हो सकते हैं, और आपको पता ही है कि ये मतलब कि गलत है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट होगा, पार्लियामेंट कैन समन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आर्टिकल 85 पढ़ा होगा तो ये सही है। एंड थर्ड है, थर्ड भी सही है, कोई डेज फिक्स नहीं है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन देख, एक ही है ना, 8वां तो नहीं है, 7 ही है। द प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ नहीं है, नॉमिनेशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल है, या तो जो रूलिंग पार्टी है, या अपोजिशन पार्टी, या इंडिपेंडेंट है, कोई भी ला सकता है, बस वो मिनिस्टर नहीं है, बस इतना है। तो ये तो गलत है। एंड रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड फर्स्ट टाइम। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, यहाँ लगाओ मैट, गलत है ये। ओके, सो ओनली बोथ, नीदर हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं। सो बताओ अब अपना स्कोर 7 आउट ऑफ 7 कितने करेक्ट हुए। आई होप कि बहुत सारे बच्चों के सारे करेक्ट होंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना था, TDF। देखो, आज भी डिले होने का कारण, ये वीडियो डिले होने का कारण कि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ा है। एक तो क्लासेस होते हैं, सेकेंडली थोड़ा सा मैं अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो इस वजह से क्या होता है ना, ज़्यादातर टाइम जो है ना स्क्रीन पे ही बीतता है। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि TDF के जो 2 दिन के कॉपी सबमिट हुए ना, मैं नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दिस डेज मुझे 7-8 आवर्स ना स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से मिला एंड दे एडवाइज्ड कि मुझे अभी आंखों को आराम देने की ज़रूरत है। तो इस वजह से ना आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग जैसे मैं स्मूथली पहले करता था। तो मुझे आई थिंक 1-2 दिन और चाहिए। मैं अपने, मतलब आँख बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब कुछ रुक सकता है बट आइज़ कैन नॉट, मतलब आइज़ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यही लगा बेहतर कि अभी वेट कर लेना चाहिए 1-2 दिन, और 1 नवंबर से आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल होगा। ये भी अनाउंसमेंट है, अभी मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बट कुछ स्पेशल है। तो मे बी आई थिंक 1 नवंबर से इसको हम स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट रिव्यू भी साथ साथ चले एंड डेली TDF जो है, आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि TDF हम साथ में कर सकते हैं विथ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड जो डेली के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है, ये तीनों साथ में चल सकता है। ये तो आइडिया लग गया होगा। एंड वीडियो 10 to 10:15 AM के बीच में अपलोड हो सकता है। ये मुझे भी आइडिया लग गया, कि मुझे शुरू में लग रहा था कि ये 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक चला जाएगा, बट अब समझ आ गया है कि विद इन 50 मिनट्स हम तीनों चीज़ें कर सकते हैं। एंड ये बहुत सुंदर है, और इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, थोड़ी प्रॉब्लम है एंड आई होप आप समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे। आज तो इतने सारे आर्टिकल्स थे, मुझे लगा कि और कुछ इंक्लूड कर लेना चाहिए था, बट लेट अस सी। वही आइज़ का है ना, मैं सिंपली चाहता हूँ कि जितनी हो जाए, जितना इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट लगा उनको मैंने इंक्लूड कर लिया। तो पहला है US डूइंग अ ट्रेड डील विथ इंडिया। ट्रम्प जो हैं APEC एपेक के मीटिंग में आए हैं, तो उसी में उनका ये स्टेटमेंट आया। देख लेंगे थोड़ा सा डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, बहुत चीज़ें तो इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल, 50 इंडियंस टेकिंग शेल्टर इन थाईलैंड। अब ये क्या नया चीज़ है, इसको हम देखेंगे। ठीक है,
ओके, तो उसको जो ना हम रिपैट्रिएट करेंगे इंडिया, और इसको हम इंडिया इट्स नेबरहुड के रूप में इस उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, स्टडी रिवील्स रेयर डिफेंस ट्रेड्स इन इंडियन फ्रॉग्स। ये हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, नई डिस्कवरी हम देखेंगे, ठीक है। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेसीज इन न्यूज से रिलेटेड है। फोर्थ आर्टिकल इज इंडियन मेरीटाइम सेक्टर हैज़ बीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस। हम देखेंगे क्या प्रोग्रेस हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसको 25th आई थिंक 20 दिस ईयर ओनली प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से उसको समर्पित किया टू इंडिया। देन वी हैव द फिफ्थ कि सेबी कुछ रिफॉर्म करना चाहती है म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, ईजियर बनाए, एक्सेसिबल बनाए, तो उसको भी हम देखेंगे, ये इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ आर्टिकल अगेन इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस की एनर्जी सेक्टर, तो डिस्कॉम्स को लेकर जो इशूज़ हैं इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ चाह रही है करने को, तो इसको देखेंगे। देन वी हैव द सेवंथ आर्टिकल है कि अगेन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि कितना फंड मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को फ्रॉम डेवलप वर्ल्ड, उसमें जो गैप है, नई स्टडी आई है यूनाइटेड नेशन की, इसको हम देखेंगे। एंड द एट्थ आर्टिकल है ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल कह सकते हो, तो एक न्यू रिसर्च आया है उसमें एआई को लेकर इंडियंस के बीच में कितनी अवेयरनेस है, उसको हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट द वॉशिंगटन इज डूइंग अ ट्रेड डील विथ इंडिया, ठीक है। तो APEC आपको पता है 21 मेंबर कंट्रीज हैं, उसी की मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी, ओके। अब बताओ इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, पहला क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है, फिर से पूछ रहा हूँ, ये चीजें बहुत रिपीट होती है। हाँ, APEC ईस्ट एशिया समिट, इन तीनों का मेंबर किसका है इंडिया, मतलब इनमें से किनका मेंबर है, और क्या इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है APEC का, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा अगर सर्च कीजिएगा गूगल तो। सो ट्रम्प emphasized द ग्रेट रिलेशनशिप विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही reiterated his claim that he used trade diplomacy to, अगेन वही बातें हैं कि वो जो टेंशन हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय में, उसी चीज़ को ये बार बार बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं कि ट्रेड डील हो रहा है, रिलेशंस बेटर किए, ठीक है, और आगे भी इंडिया के साथ चाहते हैं दोस्ती, मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, ये सारी चीज़ें ये हर जगह जाके बोल रहे हैं। रिमार्क्स मेड एट द APEC CEO समिट इन ग्यांगजू, साउथ कोरिया, comes amid ongoing India-US trade negotiations and recent strains due to US tariffs on Indian imports। पता ही है, सब कुछ आपको बेसिक पता ही होगा। एक चीज इसके साथ और देखना है कि टॉक्स विथ EU हैव गॉन पास्ट हाफवे मार्क, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा, ठीक है। तो हमारा जो बातचीत चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर EU के साथ, उसमें से जो 20 चैप्टर्स हैं उसमें 10 चैप्टर्स पे जो निगोशिएशंस हैं वो हो गई है, ठीक है। तो एक और डेवलपमेंट है इसको लेकर, पीयूष जो गोयल है हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा ही बात कही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को देख सकते हैं कि अराउंड 500 इंडियंस फ्लेड फ्रॉम म्यांमार टू थाईलैंड। अब इंडियंस क्यों भाग रहे हैं वहां से म्यांमार से टू थाईलैंड, इसको हम देखेंगे। तो आफ्टर ए म्यांमार मिलिट्री क्रैकडाउन ऑन साइबर क्राइम हब इन मायावाडी टाउनशिप, जो कि साउथ ईस्टर्न म्यांमार में है, तो यहाँ पे साइबर क्राइम कर रहे हैं इंडियंस, क्या है मामला देखते हैं। तो साइबर हब के पार्क है जो नोटोरियस है, बदनाम है फॉर साइबर स्कैम्स टारगेटिंग विक्टिम्स अक्रॉस कंट्रीज। सो इंडियंस भी उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कि म्यांमार के साउथ ईस्टर्न रीजन में मायावाडी टाउन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि साइबर फ्रॉड्स में अक्रॉस द वर्ल्ड में इन्वॉल्व थे। तो उनके ऊपर जब क्रैकडाउन हुआ ना, म्यांमार की जो अथॉरिटीज़ ने क्रैकडाउन किया, तो वो भाग गए थाईलैंड, ठीक है, और थाईलैंड में उनको डिटेन किया गया। अब यही मामला थाईलैंड ने भारत के साथ उठाया एंड भारत ने कहा कि हम क्रॉस चेक करके उन्हें इंडिया ले आएंगे, ठीक है, यही मामला है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए था, कुछ ज़्यादा अब डेप्थ में मैं पूरी इंडिया थाईलैंड रिलेशनशिप को रिवीजन करवाऊँ, इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप को रिवीजन करवाऊँ, क्या पॉइंट है इसका? ज़रूरत है, याद रहेगी आपको इतनी सारी चीज़ें, और इतना समय क्यों देना है, बस समझ लेना मामला क्या है। गॉट इट? आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लें क्या मतलब। हाँ, इस चीज़ को जो जयशंकर हैं
हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अर्लियर रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इंडियाज ट्रैप्ड इन स्कैम सेंटर्स इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, उन्होंने भी इसको उठाया। एंड हाईलाइट्स ग्रोइंग क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द म्यांमार थाईलैंड रीजन। समझ आ गया होगा म्यांमार में क्या हुआ, वो लोग भाग के गए थाईलैंड, डिटेन कर लिए गए, अब उनको वापस लाया जाएगा इंडिया। चलते हैं थर्ड आर्टिकल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो scientists from the University of Delhi have documented unique anti-predator behaviors in 2 Indian frog species for the first time. Anti-predator behavior, ठीक है, जब उनके ऊपर अटैक होना होता है या मतलब एक समझ सकते हो ना, उनको खतरा होता है तो वो कुछ बिहेवियर शो करते हैं, उसी पे स्टडी की गई है। द डिस्कवरी रिवील्स रेयर एंड कॉन्ट्रास्टिंग डिफेंस स्ट्रैटेजीज इन स्पेसीज के अंदर है। ठीक है, जो कि रेयर है। अब देखते हैं क्या है की फाइंडिंग। पहले तो 2 फ्रॉग स्पेसीज जिस पे ये किया गया रिसर्च, उनको देखते हैं। एक तो है आपाटनी हॉर्न्ड टोड, जिसका साइंटिफिक नेम ये है। एक नॉक्टर्नल स्पेसीज है, आपको पता है नॉक्टर्नल स्पेसीज कौन से होते हैं एंड डायूरनल स्पेसीज कौन से होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है स्पेसीज के। तो डायूरनल वो होते हैं जो दिन में एक्टिव होते हैं, और नॉक्टर्नल वो होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं। ठीक है, सो आपाटानी हॉर्न टॉड जो है ना वो रात में एक्टिव है, एंड ये अरुणाचल में आपको दिखेगा। अब ये करता क्या है, ये इसका क्या बिहेवियर हमें दिखाए, तो दैट श्रीक्स लाउडली एंड बाइट्स अटैकर्स व्हेन थ्रेटेंड, मतलब चिल्लाता है तेजी से और फिर बाइट करता है। ठीक है, देन द सेकेंड फ्रॉग जो है स्पेसीज दैट इज बाई कलर्ड फ्रॉग नाम है, इसका साइंटिफिक नेम ये है क्लिनोटॉर्सस क्यूर्टीपास, आप लोग देख लेना इसको। अ डायूरेनल स्पेसीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, पहला आंध्र प्रदेश से था, दूसरा अरुणाचल से था, दूसरा वेस्टर्न घाट से है। दैट रेजेज इट्स बॉडी वर्टिकली टू अपीयर लार्जर एंड इंटिमिडेट प्रीडेटर्स। आपको पता है ना बहुत सारे सांप भी होते हैं स्नेक्स जो कि अपने बॉडी को रेज कर लेते हैं, तो उसी तरीके से ये भी करते हैं, और उसके बाद डराने के लिए, मतलब कि बड़ा दिखे एंड फिर डराने के लिए। दीज आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस ऑफ सच बिहेवियर्स अमॉन्ग इंडियाज 419 नॉन फ्रॉग स्पेसीज, मतलब कि इस तरह से पहली बार आपको दिखा है रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस ऑफ सच बिहेवियर्स, एंड ग्लोबली अराउंड 650 आउट ऑफ इतने सारे, मतलब 7,876 फ्रॉग स्पेसीज सो सिमिलर ट्रेड्स। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, बट सच ऑब्जर्वेशंस आर रेयरली डॉक्यूमेंटेड इन इंडियन स्पेसीज। भारत में ये पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने की है। 2 इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं, एक नॉक्टर्नल है, दूसरा डायूरेनल है। ठीक है, एंड एक चिल्लाता है, मतलब कि तेज आवाज निकालता है और बाइट करता है अटैकर्स को। एंड देन उसके बाद जो सेकेंड स्पेसीज है बाई कलर्ड फ्रॉग, वो क्या करता है, फर्स्ट वो मतलब बड़ा वर्टिकली अपने आप को इस तरह से अपीयर करता है कि वो बड़ा दिखे, एंड उसके बाद इंटिमिडेट हो जाए प्रीडेटर जो उस पर अटैक करने आए। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस यही है कि हाईलाइट्स द डाइवर्सिटी एंड बिहेवियर जो एडेप्टेशन है विद इन इंडियाज एम्फीबियन फौना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो सीप इंडस्ट्री को लेके, सीप बिल्डिंग को, सी पोर्ट को लेकर ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मोदी सेड, Prime Minister Modi said India's maritime sector has achieved historic growth with major port capacity doubling and inland cargo movement rising by 700%। तो जो हमारा मेजर पोर्ट कैपेसिटी है वो डबल हो गया है, एंड दूसरा जो इनलैंड विद इन जो रिवर हम यूज करते हैं, रिवर में जो शिप्स मूव करती है, ठीक है, वो 70%, मतलब कार्गो मतलब क्या, सामान ढोना, वो 700% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान है, ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज वैल्यू एडिशन के लिए मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, उन्होंने एक बयान दिया है, इसको मैंने येलो इस कलर में रखा है। व्हेन द ग्लोबल सीज आर रफ द वर्ल्ड लुक्स फॉर अ स्टडी लाइट हाउस, इंडिया कैन प्ले दैट रोल वेरी स्ट्रांगली। इसको कहीं लिख लो, ये मेंस आंसर में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो एट द मेरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव इंडिया, जो मेरीटाइम वीक कॉन्क्लेव मुंबई में हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहीं पे अपना स्पीच दे रहे थे। ही सेड ही लॉन्च्ड 2.2 लाख करोड़ इनिशिएटिव्स फॉर शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ 437 वेसल्स। ठीक है, सेवरल MOUs वगैरह साइन किए गए, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो
इस पे बात मतलब कि की जा रही है, उस पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, शिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे लिए ये रिवाइज करना, इसको हम देख लेते हैं। इंडिया नाउ रैंक्स अमंग द बेस्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड, नॉट इन डेवलप, ओवरऑल देखो तो बस डेवलपिंग वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम सबसे अधिक मतलब हाईली रैंक्ड है, एंड फॉर द पोर्ट परफॉर्मेंस, एंड पीएम हाईलाइटेड इंडियाज ऑटोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। वो येलो इस जो है ना, इसको इसी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक है, समझ आ गया कि दो डेटा हमने निकाला कि हमारा डबल हो गया मेजर पोर्ट का कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड सेकेंड 700% इनलेट जो कार्गो मूवमेंट हो रहा था वो बढ़ गया। अब है विज हिन जैम डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये 2025 में ही हुआ था इनॉग्रेट। हम देखते हैं कि ये जो कैपिटल है केरला का, तिरुवनंतपुरम केरला, इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब है। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ही किया था इनॉग्रेट, डेवलप्ड बाय अदानी पोर्ट्स अंडर ए पीपीपी मॉडल विथ अ नेचुरल 220 मीटर ड्राफ्ट, मतलब जो गहराई है ना इस तरीके से है, नेचुरल हार्बर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट कैन हैंडल अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स, मतलब पोर्ट जो है ना 20 मीटर ये डेप्थ है इसकी नेचुरली, and lies close to the key global shipping lanes. The port will reduce dependence on foreign transshipment hubs like Colombo, सिंगापुर भी हो सकता है, and boost trade efficiency and align with the सागरमाला, जो हमारा महत्वाकांक्षी MBCS प्रोग्राम है, उसके लिए मेरीटाइम इंडिया विजन 2030। सो बेसिक इसमें यही मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये पहला इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब है, ठीक है, केरला में है, विज हिनजैम डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। और प्लस इसमें एक चीज और ऐड होगा कि कोलंबो पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी, सिंगापुर पे जो डिपेंडेंसी थी, उसको कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है सेबी फेवर्स सिंपलर म्यूचुअल फंड रूल्स। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट जो है चेंजेस प्रपोज करी है सेबी। आपको पता है सेबी जो है ना स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। प्रपोज्ड मेजर रिफॉर्म्स टू सिंप्लीफाई म्यूचुअल फंड रूल। आपको पता है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बेसिक है कि एक तरह का फाइनेंशियल व्हीकल है जिसमें हम क्या करते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को लेते हैं और इन्वेस्ट मतलब उसको मैनेज करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, और इन्वेस्टर्स जो है उसमें पैसे लगाते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। अब इसी को और आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, सेबी प्रपोज कर रही है। तो पहला रिफॉर्म क्या है कि रिमूवल ऑफ एडिशनल एक्सपेंस ऑन एग्जिट लोड। जब एक इन्वेस्टर जो है ना एग्जिट करता है म्यूचुअल फंड से, तो उसके ऊपर एक एडिशनल एक्सपेंस लगता है, और वो कितना होता है, जितना प्राइस होता है एक म्यूचुअल फंड का, उस पर ये 0.05% लगता था। इसको रिमूव करने की बात कही जा रही है। तो क्या होगा, मतलब इजी होगा ना, ठीक है, इजी होगा और अफोर्डेबल होगा, और ज़्यादा लोग इसमें जो है ना जुड़ेंगे। ये पैसे नहीं देना पड़ेगा ना इन्वेस्टर को, बस इतना समझाना है मुझे। देन द सेकेंड वन रिवीजन जो हो रही है, अब देखो ये पैसे जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जा रही थी। जब एग्जिट करते थे इन्वेस्टर, एक बार म्यूचुअल फंड खरीदा, एंड जब वो बेचने लगते थे तो इतना पे उनको करना पड़ता था ईच म्यूचुअल फंड, 0.05%। अब नहीं देना पड़ेगा, बट इसको ना एकोमोडेट करवाना पड़ेगा ना सेबी को। तो सेबी ने क्या किया कि टू बैलेंस द रिमूवल ऑफ दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंस, सेबी प्रपोज टू इंक्रीज द फर्स्ट 2 स्लैब्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, ऑफ ओपन इंडेड एक्टिव स्कीम्स बाय 5 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। सो बेसिक है, आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि जो मैनेज करती है, जो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो मैनेज करती है आपकी मतलब म्यूचुअल फंड को, एक इन्वेस्टर के म्यूचुअल फंड को, तो उस पर जो एक्सपेंस लगता है उसको, मतलब कि मैनेज करने पे जो पैसे लगते हैं तो उसको एक्सपेंस रेशियो कहता है। तो इसी में ये एकोमोडेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि फर्स्ट 2 स्लैब्स ऑफ द एक्सपेंस रेशियो ऑफ ओपन इंडेड एक्टिव स्कीम्स बाय, उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब इतने एक्सपेंस को ना, पहले जितना एक्सपेंस रेशियो लगता था उस पर 5 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। दिस मेंटेन्स ऑपरेशनल flexibility for AMCs while keeping cost under control.
एंड तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रपोजल है रिफॉर्म में, सेबी ऑल्सो प्रपोज टू कट ब्रोकरेज फीस टू मेक इन्वेस्टिंग मोर एफोर्डेबल। जो ब्रोकरेज फीस है ना उसको भी कम करना चाह रहा है सेबी। एंड जो कैश मार्केट है, कैश मार्केट होता है शॉर्ट टर्म मार्केट जहाँ पे आप स्टॉक वगैरह बेचते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये रिड्यूस होके इतने % पे ला देगा ब्रोकरेज चार्ज जो होगा ईच जो म्यूचुअल फंड है, सॉरी स्टॉक है। सेकेंड, जो डेरिवेटिव मार्केट से ये होता है कि मतलब कि ऐसे नहीं जैसे हमने कैश मार्केट में पढ़ा ना, इमीडिएटली हम बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, और आपको पता है डेरिवेटिव्स में क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट होता है, तो ये इतना जल्दी नहीं होता है, टाइम लगता है इसमें, तो इसमें भी रिडक्शन की जा रही है, सेपरेटली इन दोनों को देखना चाहिए। तो बस यही है 3 रिफॉर्म्स, मेजर रिफॉर्म्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स को सिंपलर बनाया जा रहा है, तो आप इसको बेसिक्स देख लीजिए, ठीक है। देन वी हैव डिस्कॉम से रिलेटेड भी रिफॉर्म सरकार चाह रही है, सबसे मुश्किल कहा जा रहा है जितने भी रिफॉर्म्स किए हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म्स है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग 12 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में देखो तो 1 ट्रिलियन है, मतलब 12 बिलियन US डॉलर है, बेल आउट पैकेजेस फॉर स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देखो पावर कैसे देखो एक होता है पावर प्रोडक्शन और दूसरा होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, घर घर तक पहुंचाना। तो प्रोडक्शन करती है कंपनीज एंड देन उसको जो इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करती है वो है डिस्कॉम कंपनीज। वो प्रोड्यूस हो गया पावर, किसी कंपनी से उठाया और घर घर तक उसको पहुंचाया, तो ये बहुत लॉस में है। अगर देखो ये डेटा के अकॉर्डिंग जाओ तो मार्च 2024 तक स्टेट डिस्कॉम्स लूजेज 7 ट्रिलियन इंडियन रुपीज है, एंड डेट उनके ऊपर 7.42 ट्रिलियन रुपीज है, बहुत ज़्यादा है। एंड प्राइवेट फर्म्स लाइक अडानी, सॉरी ये बाद में हम देखेंगे, तो इसी में रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है और 12 बिलियन बेल आउट देने की कोशिश कर रही है हमारी भारत सरकार। तो एम है टू रिफॉर्म क्रॉनिकली इनएफिशिएंट स्टेट पावर डिस्कॉम्स कंसिडर्ड द वीकेस्ट लिंक इन इंडियाज एनर्जी चेन, ठीक है। स्टेट मस्ट प्राइवेटाइज और पार्शियली डाइवेस्ट। अब 2 प्रपोजल हैं, इसको हम देखेंगे। इन देयर पावर यूटिलिटीज टू एक्सेस फेडरल लोन्स एंड फंड्स, ठीक है। तो पहला है कि क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फर्म एंड इन्वेस्ट 51% इक्विटी फॉर एक्सेस टू इंटरेस्ट फ्री एंड लोन इंटरेस्ट फेडरल लोन्स। तो कह रही है जो डिस्कॉम्स है उनको ये सजेशन दी जाएगी कि वो 51% जो है पहले अपना एक नया डिस्ट्रीब्यूशन फर्म बनाए और उसमें 51% स्टेक जो है ना वो डाइवेस्ट कर दे, बेच दे, ताकि एक्सेस टू इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट फेडरल लोन्स मिल पाए फॉर 5 years, ठीक है। देन वी हैव द सेकेंड थिंग, प्राइवेटाइज अप टू 26% ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्कॉम्स फॉर एक्सेस टू लो इंटरेस्ट फेडरल लोन्स, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास फर्म है डिस्कॉम का, उसमें 26% जो है ना आप प्राइवेटाइज कर दो, तो सेम फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। एंड स्टेट मस्ट अलाउ एटलीस्ट 20% ऑफ पावर सप्लाई बाय प्राइवेट फर्म्स, ये भी है, मतलब इसको तीसरा कह सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। और इसका फायदा प्राइवेट जो फर्म्स हैं, जो लीडर्स हैं उसमें, उसको फायदा मिलेगा, अडानी, रिलायंस, टाटा, इन सबको मिलेगा। समझ गए, 2 चीजें मेनली है एंड तीसरा भी आपने देख लिया कि स्टेट के लिए है ये, ओके। फर्स्ट 2 जो क्या था, ये डिस्कॉम्स के लिए था। देन वी हैव द आई थिंक सेकेंड लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, सिंपल है। यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आया है जिसमें क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज विल नीड 310 से 365 बिलियन एनुअली बाय 2035 टू अडेप्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये रहा, ओके, इतना चाहिए। सो दिस इज 12 टाइम्स हायर देन द करेंट फंड्स। अभी जितने फंड्स मिल रहे हैं उससे 12 टाइम्स हायर हैं ये। जरूरत कितनी है, 310 से 365 US बिलियन एनुअली बाय 2035, जिससे कि आप जो क्लाइमेट चेंज जो को लेकर जो आपने टारगेट सेट किया है उसको आप अचीव कर पाए। लेकिन 12% लेसर मिल रहा है। अब एडेप्टेशन फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशंस फेल, अभी करेंटली अगर देखो तो 2023 में वो 26 बिलियन ही मिल रहा था, और वो 22 के कंपैरिजन में 2022 कंपैरिजन में कम ही हो गया, 28 बिलियन से वो घट के 26 बिलियन पे आ गया, ठीक है।
द कॉप 26 ग्लासगो में जो हुआ था, गोल टू डबल एडेप्टेशन फाइनेंस टू 40 बिलियन बाय 2025 इज लाइकली टू बी मिस्ड। ठीक है, ओके। सो एट कॉप 29 बाकू जो डेवलपिंग नेशंस डिमांडेड 1.3 ट्रिलियन, जो बाकू में हुआ था, 30th जो है वो कहाँ, ब्राजील में होगा। ठीक है, तो 29 जो बाकू अजरबैजान में हुआ था, डेवलपिंग नेशन डिमांडेड $, इतना 1.3 ट्रिलियन एनुअली, वाइल डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीड ओनली 300 बिलियन अंडर द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ये क्वेश्चन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी में इस साल आया है। ओके, तो कुछ बीपीएससी के क्वेश्चन भी यूपीएससी में आते हैं, मैंने देखा है ये भी। सो इसमें जो डेवलप कंट्रीज है ना, उसने मतलब कि कमिट किया है बाकू में जो हुआ था कि हम 300 बिलियन $, देंगे टू डेवलपिंग वर्ल्ड। सो इस रिपोर्ट में वही कहा जा रहा है कि ज़रूरत जितनी है उससे 12 टाइम्स लेसर मिल रहा है। एंड न्यू डेवलपमेंट जो हुए हैं, जिसमें 1.3 ट्रिलियन मांगा गया था बाय डेवलपिंग वर्ल्ड टू डेवलप्ड वर्ल्ड, तो कमिटमेंट कितनी हुई, 4 टाइम्स कह लो, उससे भी ज़्यादा, 4 टाइम्स लेसर, मोर देन 4 टाइम्स लेसर कमिट किया है। और उसका नाम दिया गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG। ठीक है, ओके, चलते हैं लास्ट आर्टिकल पे। ये डेटा स्पेसिफिक आर्टिकल है, देख लीजिए, बेसिक है, 4 चार्ट होंगे। पहला चार्ट ये कहता है, ये है प्यू रिसर्च, आपको पता है नामी गिरामी ये इंस्टीट्यूट है, और इसमें 25 कंट्रीज लिए गए थे रिसर्च के समय में, इंक्लूडिंग इंडिया। सो पहला जो AI अवेयरनेस इंडिया, सो इसमें इंडिया में देखो तो ओनली 46% हर्ड रीड अबाउट AI, लोएस्ट अमॉन्ग ऑल। मतलब कि पहले चार्ट में है कि पूरे भारत में बस 46% लोग ही जो है, कीनिया से भी कम है, उनको अवेयरनेस है अबाउट AI। ठीक है, मतलब उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, इस तरीके से। फिर बात है सेकेंड चार्ट की, जिसमें कि 19% ही कंट्री वाइज शेयर ऑफ रिस्पॉन्डेड एज 18 to 34 सेड हैव हर्ड और रीड अबाउट। मतलब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यूथ में, तो वो 19% ही इंडियन है जिनको ये पता है। ओवरऑल हमने क्या देखा, 46%। और यूथ में अगर बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होंगे AI के, उनमें 90% ही अवेयरनेस है। सेकेंड लोएस्ट कीनिया में 14% है। एंड देन द थर्ड चार्ट है, वो क्या कह रहा है कि कंट्री वाइज शेयर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हु सेड द इंक्रीज यूज ऑफ AI इन डेली लाइफ मेक्स देम फील मोर कंसर्न देन एक्साइटेड। तो इंडिया में अगर देखो तो ये 19% है, मतलब कि फील मोर कंसर्न देन एक्साइटेड, मतलब ज़्यादा वो चिंतित हैं एक्साइटमेंट के AI को लेकर, तो इंडिया में वो 19% है। एंड द लास्ट वन इज ट्रस्ट इन रेगुलेशन, 89% ऑफ इंडिया ट्रस्ट, मतलब गवर्नमेंट जो रेगुलेट करेगी वो इंडिया में 89% है। आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट है। यहाँ अच्छा है कि गवर्नमेंट जो AI को रेगुलेट करेगी, हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। फाइन, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। यही आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एंड बाकी जो है, हाँ, बाकी कल हम फिर इसको रिन्यू करेंगे, मतलब देखेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड मिलते हैं हम कल। आप लोग अपना ध्यान रखो, वीडियो लाइक कर दो, अटेम्प्ट किया है तो आप सब उसको शेयर कर दो। ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।